Students, here we are again. Hope you all are doing good. So, हम अब कर रहे हैं 12th क्लास NCERT हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट. ठीक है. पार्ट 14. पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है. जो उत्खनन करने वाले लोग हैं, जो पुरानी बातों को जानने वाले लोग हैं, उनको बहुत सी बातों को क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, अपनी समझ को डेवलप करना पड़ता है. हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ मतलब क्लू नहीं मिला. सांस्कृतिक अनुक्रम जिनमें वह मिली थी मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में. ठीक है. अब व्याख्या की समस्याएं. अब ये देखिए, क्या ये एक मातृदेवी थी? ये देखिए, ये भी मिली थी. व्याख्या की समस्या, एक्सप्लेन कैसे करें उस चीज को. पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं. आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी. इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृत मूर्तियां, जैसे ये मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं. इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी. पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था. अन्य दृष्टांतों मतलब देखी गई चीजों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक मैंने आपको बताया था, हवन यज्ञ, कोई धार्मिक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो महत्व माना गया है. इसमें विशाल स्नानागार, काली बंगा और लोथन से मिली वेदियां शामिल हैं. वेदियां मतलब जिनमें हवन होता है. एक आद्य शिव की मोहर, ये देखिए आदि शिव जैसे बैठे हैं यहाँ पे, उनकी मोहर. मोहरों में जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है. कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं. मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, संस्कृत में सींग को क्या बोलते हैं, श्रृंग कहा जाता है, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं. कल्पित मतलब सोचे समझे हुए, संश्लिष्ट मतलब जोड़े हुए. कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योग्य मुद्रा में दिखाया गया है. ये देखिए, ये रही योग्य मुद्रा में दिखाया गया है. कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया जाता है को आदि शिव यानी आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है. ठीक है. इसके अतिरिक्त पत्थर की शंकुआकार, शंकु क्या होता है, ये होता है शंकु. ठीक है. ऐसा आइसक्रीम के कोन जैसा, कोन को इंग्लिश हिंदी में शंकु बोलते हैं और इंग्लिश में कोन बोलते हैं. शंकुआकार या फिर गोल भी हो सकता है ऐसे. ये भी हो सकता है शंकु. ठीक है. बेलन बोलते हैं इसको वैसे. वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानता होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर. हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है. याद रखना स्टूडेंट्स. उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव की मोहरों को देखते हैं. सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित लिखा गया में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है. लिंग क्या किसे कहते हैं? उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद
कि पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहले रुद्र किसके लिए? पौराणिक परंपराओं में भगवान शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। तो रुद्र किसको कहा जाता था? भगवान शिव को। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया हमें। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति यानी कि सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी जिनको बोलते हैं, और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। ये देखिए, ये हैं लिंगों के चित्र, ठीक है, तरह तरह के। अब शमन क्या होता है? शमन के बारे में बात करते हैं। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते हैं, समर्थ होने का दावा करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा लेसन आज का। ये बातें तो नॉर्मल है, आप पढ़ लेना। जो बातें मेन थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब ये मोहरे कह सकते हो, इनको लिंक कह सकते हो, जैसे मर्जी कह सकते हो आप। सबसे अधिक उत्खननों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं, लाल जर्दमणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं को जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। 2 इंच से कम ऊंचाई के पत्थरों को। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने के लिए होता होगा। अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बुक लिखी थी 1948 में, उससे लिया गया है। ये देखिए, ये होता था रथ गाड़ी, एक मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलती हैं लास्ट पेज पे इसके। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। निम्न पुरापाषाण युग कौन सा है? निम्न पुरापाषाण युग था 20 लाख वर्ष, यानी कि वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। मध्य पुरापाषाण युग किसे बोला गया है? 80,000 वर्ष पूर्व। उच्च पुरापाषाण 35,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण 12,000 वर्ष पूर्व। नवपाषाण 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें आरंभिक कृषि और पशुपालक आ गए थे। ठीक है। ताम्र पाषाण यानी कि तांबे का पहली बार उपयोग कब हुआ? 6,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कब आई? 2600 ईस्वी पूर्व। आरंभिक लोह काल और महापाषाण स्वाधान कब मिला? 1000 ईस्वी पूर्व। आरंभिक ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व। यह सभी तिथियां अनुमानित हैं, गैस की गई हैं भाई, सीधी सी बात। अब कालक्रम 2 देखते हैं हम, तो फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 में हड़प्पाई मूर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। ठीक है। 1921 में माधव स्वरूप वस्त्र द्वारा हड़प्पा उत्खननों का आरंभ। एक नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माधव स्वरूप वस्त्र ने 1921 में क्या किया? हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया। 1925 में मोहनजोदड़ो के उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 1946 में RM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ की गई। 1960 में बीबी लाल BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खननों का आरंभ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर के अन्वेषणों का आरंभ। 1980 में जर्मन इतावली के इकट्ठे दल द्वारा मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ और RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा के उत्खननों का आरंभ। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर जितनी भी तिथियां दी गई हैं, जितने भी ईयर में जिसने जो भी किया है, उसको आप एक एक नंबर के क्वेश्चन मान के करना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, नमस्कार। जल्द ही मिलते हैं दूसरे लेसन की वीडियो के साथ। शुक्रिया। जय हो।